रना रना रनु रेना रे 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 नजरिया। चैनल की अखंड भारत सीरीज में सुदन चद्दोला आपका फिर से स्वागत करता है। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरा पांचवा सोपान। पांचवें सोपान में अब तक मैं दो भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। एक था 30 इयर्स ऑफ वॉर और दूसरा था स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। मित्रों, ये जो यूरोप में हुए युद्धों के बारे में या महायुद्धों के बारे में जो मैं आपको अवगत करा रहा हूं, वो उसका प्रयोजन मेरा यह है कि जो यूरोप आजकल आपको एक यूनाइटेड दिखाई देता है, तमाम सारी चीज़ों में यूनाइटेड दिखाई देता है, यूरोपियन यूनियन जिन्होंने बना रखा है और शक्ति संगठन भी जिन्होंने अपना एक अलग बना रखा है, वो कभी एकजुट नहीं था, बल्कि में आपस में झगड़ालू था, झगड़ा करते रहते थे, निरंतर युद्धों में रत रहते थे। जो यूरोप आज एक हो सकता है इतने झगड़ों के बावजूद, तो फिर भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं जो मैं आपको गिनाता हूं, वो देश ऐसे ही इसी प्रकार का एक यूनियन, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं। ये मेरा उद्देश्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश भी अपने आप में यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एक संगठन बनाएं, एक आर्थिक और सामरिक और राजनीतिक संगठन बनाएं, ताकि वे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था पहले 30 इयर्स वॉर के बारे में और उसके बाद स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में। स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन का जो मैंने कार्य अवधि बताई थी, वो बताई थी मैंने 1702 से 1713 तक। तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि 1701 से ही स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन प्रारंभ हो गया था। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि ये 1701 से क्यों कहा गया कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि एक बैटल ऑफ कार्पी हुआ था जो कि प्रिंस ऑफ सेवॉय ने इटली में लड़ा था मई 1701 में फ्रांस के विपरीत, और फ्रांस के विपरीत उनकी विजय हासिल हुई थी। तो कुछ लोग उसको मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वॉर ऑफ सक्सेशन तब से प्रारंभ नहीं हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए जिम्मेदार है ग्रैंड अलायंस, जो कि सितंबर 1701 में बनी थी। और जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एन, उन्होंने मई 1702 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो इस प्रकार ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, वो प्रारंभ हुआ 1702 से। और इसी प्रकार 1713 में जब संधि हो गई ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट से, तो स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन उसी के साथ समाप्त हो गया। अब मैं आता हूं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की तरफ। यह लड़ाई यूरोप के दो परस्पर विरोधी दलों के बीच हुई थी। एक तरफ थे फ्रांस और स्पेन, दोनों जगह बूरबोन शासक थे, प्रशा और बवेरिया। सैक्सनी का इलेक्टर शुरू में तो फ्रंको स्पेनिश ग्रुप के साथ था, लेकिन बाद को उसको अपने हित मारिया थेरेसा के साथ लगे, यानी ऑस्ट्रिया के साथ लगे, यानी होली रोमन एम्पायर के साथ लगे। तो उसने अपनी पाली बदल ली और बाद को वो ऑस्ट्रो इंग्लिश ग्रुप के साथ शामिल हो गया। इसी प्रकार सार्डिनिया एक स्टेट थी। सार्डिनिया ने अपने इटली में निहित स्वार्थों को देखते हुए शुरू में तो तटस्थता बरती, यानी 1742 तक वो तटस्थ रहा, लेकिन उसके बाद वो शामिल हो गया, और शामिल हो गया वो ऑस्ट्रो इंग्लिश ग्रुप के साथ, जैसे कि मारिया थेरेसा को सिंहासन मिलना था।
उन्होंने एक संधि भी कर ली थी इस बीच में सार्डिनिया ने, जिसके तहत उसको लोम्बार्डी मिलना था और बात को मिला भी, जबकि युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये युद्ध जो भी थे, ये जनता से इनका कोई संबंध नहीं था, इनका संबंध राजनेताओं से था, शासकों से था। आप जानते हैं कि स्पेन के सम्राट चार्ल्स फिफ्थ के जमाने से ही हैब्सबर्ग डायनेस्टी दोनों क्षेत्रों में, यानी स्पेन में और ऑस्ट्रिया में काबिज थी। लेकिन स्पेन में फिर बुरबोन के पास चली गई थी। लेकिन उनका एक सिद्धांत था हैब्सबर्ग डायनेस्टी का कि उनके यहाँ तख्त का उत्तराधिकार केवल मेल इशू को ही मिल सकता था, यानी पुरुष ही उत्तराधिकारी हो सकता था, कोई महिला नहीं, भले ही वो उनकी बेटी क्यों ना हो, वो नहीं हो सकती थी। और इसीलिए वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि उस समय के जो किंग थे वहां के स्पेन के चार्ल्स सेकंड, उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था और बिना वारिस के वो मर गए थे। ठीक यही बात हुई 40 साल बाद ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ। आर्च ड्यूक चार्ल्स सिक्स्थ ऑस्ट्रिया के सम्राट थे और साथ ही होली रोमन एम्परर भी थे। तो उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था, यानी कोई बेटा नहीं था और नहीं कोई भाई थी। हाँ, उनकी एक बेटी जरूर थी जिसका नाम था मरिया थेरेसा। चार्ल्स सिक्स्थ ये चाहते थे कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी बेटी मरिया थेरेसा ही एम्प्रेस बने। तो उसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली, उस युक्ति का नाम है प्रैग्मेटिक सैंक्शन। तो प्रैग्मेटिक सैंक्शन में ये व्यवस्था थी कि हैब्सबर्ग डोमिनियन अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है, और भले ही इसकी अभी तक ये व्यवस्था थी कि केवल पुरुष ही इसका वारिस हो सकता है, तथापि अब प्रैग्मेटिक सैंक्शन में यह व्यवस्था की जा रही है कि महिला के द्वारा भी उत्तराधिकार प्राप्त किया जा सकता है। परोक्ष रूप में कहें तो मरिया थेरेसा इस एम्पायर की क्वीन हो सकती हैं, एम्प्रेस हो सकती हैं। तो चार्ल्स सिक्स्थ ने इस घोषणा यानी प्रैग्मेटिक सैंक्शन पर तमाम सारे राजाओं से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, जो कि बड़े बड़े राजा थे, जिनका नाम अगर मैं आपको बताऊं, प्रशा, रशा, ग्रेट ब्रिटेन, सेवॉय, हॉलैंड, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन और भी छोटे मोटे देश। इस सहमति को प्राप्त करने के लिए चार्ल्स सिक्स्थ ने अपना धन और शक्ति दोनों लगा लिया। कहते हैं कि जब मारिया थेरेसा इनकी मृत्यु के उपरांत, इनकी मृत्यु हुई 1740 में, तो 1740 में चार्ल्स सिक्स्थ के उपरांत जब मारिया थेरेसा सिंहासन पर बैठी तो खजाना खाली था और ऑस्ट्रिया एक कंगाल स्टेट बन चुकी थी। अच्छा, इसी साल क्या हुआ, सन 1740 में इन्हीं का पड़ोसी देश, ऑस्ट्रिया का पड़ोसी देश ब्रिंडेनबर्ग प्रशा, वहां के फ्रेडरिक विलियम की डेथ हो गई और उनकी मृत्यु के उपरांत उनका बेटा फ्रेडरिक फर्स्ट गद्दी पर बैठा। इतिहास में फ्रेडरिक फर्स्ट को फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फ्रेडरिक द ग्रेट बड़े षड्यंत्रकारी भी थे और डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने आते ही एक साजिश रची फ्रांस और बवेरिया के साथ मिलकर के, और वो साजिश थी ऑस्ट्रिया राज्य के बंटवारे की। इस साजिश के तहत या षड्यंत्र के तहत फ्रेडरिक को मिलना था सिलीशिया, यानी पोलैंड और बोहेमिया जो आज का चेक गणराज्य है, इन दोनों के बीच में पड़ता था सिलीशिया। और सिलीशिया से होकर के एक बहुत सुंदर नदी बहती थी, अब भी बहती है, जिसका नाम है ओडर। इस ओडर नदी की वजह से वहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी और लोग बड़े धन संपन्न थे। इसकी जनसंख्या इतनी थी कि जितनी कि ब्रेंडेनबर्ग प्रशा की जनसंख्या थी। यानी अगर फ्रेडरिक द ग्रेट को सिलीशिया मिल जाता तो उनका राज्य दुगनी जनसंख्या क्या हो जाता और क्षेत्रफल में भी वो अधिक था। सिलीशिया की जो जनता थी वो जर्मन बहुसंख्यक थी। तो इस प्रकार से ब्रेंडेनबर्ग, प्रशा और सिलीशिया, ये तीनों मिलकर के एक जर्मन पॉपुलेटेड बड़ी स्टेट बन जाते। ये फ्रेडरिक द ग्रेट के मंसूबे थे। अब फ्रांस को यह कहा गया कि साहब देखिए, हम आपको नेदरलैंड का जो इलाका है, जिसको कि ऑस्ट्रियन नेदरलैंड कहते हैं, जो अब वर्तमान में बेल्जियम कहा जाता है जिसको, उसको फ्रांस को दे दिया जाएगा
और जो बवेरिया के राजा थे उनको होली रोमन एम्परर बना दिया जाएगा। तो तीनों का कुछ ना कुछ लाभ था और स्पेन को तो साथ देना ही था इनका फ्रांस का, क्योंकि वो दोनों बुर्बोन डायनेस्टी की थे। इसके अलावा एक और बात थी कि जब पिछला युद्ध समाप्त हुआ था, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट हुई थी, तो स्पेन को इटली में अपने तमाम सारे छोटे छोटे राज्यों को खोना पड़ा था और वो राज्य किसको दे दिए गए थे? ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे। तो स्पेन के राजा ने यह सोचा कि यह बहुत अच्छा मौका है कि जबकि हम अपने खोए हुए राज्यों को ऑस्ट्रिया से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो साहब ये युद्ध का कारण बना। अब क्या हुआ कि फ्रेडरिक द ग्रेट ने सिलीशिया पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी हुआ करती थी ब्रेस्लाव, जिसको अब रोक्सवाफ कहते हैं साहब। तो ब्रेस्लाव पर कब्जा कर दिया और इधर फ्रांस और बवेरिया की जो सेनाएं थी वो ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ी। लगा कि वियना पर उनका कब्जा हो जाएगा। तो मारिया थेरेसा ने स्वयं को असहाय पाते हुए वियना छोड़कर हंगरी में आश्रय लिया। अब हंगरी पहुंच करके उन्होंने दो बड़े काम किए। पहला, ग्रेट ब्रिटेन से सहायता मांगी जो उनको मिली, और दूसरा उन्होंने अपनी जनता जो हंगेरियन, बोहेमियंस और ऑस्ट्रियन थी, यानी मग्यार, जेक और ऑस्ट्रियन थी, उनसे मदद की गुहार लगाई। कहा कि भाई हमारे देश पर, आपके देश पर विदेशी आक्रमण कर रहे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो तीनों वर्ग के लोगों ने, जो मैंने आपको बताया, हंगेरियन, बोहेमियंस और ऑस्ट्रियंस ने, इन्होंने खुल करके मारिया थेरेसा का साथ दिया और फौज में अपना योगदान किया। बहुत फौज में भर्ती होने लगे, जिससे कि ऑस्ट्रिया की स्थिति काफी मजबूत हो गई। इसी के साथ साथ चूंकि ऑस्ट्रियन नेदरलैंड मिलना था इस षड्यंत्र के तहत फ्रांस को, तो यूनाइटेड हॉलैंड को डर लग गया कि आज ये ऑस्ट्रियन हॉलैंड ले लेंगे, कल यूनाइटेड हॉलैंड पर भी फ्रांस अपना दावा ठोक सकता है, कब्जा कर सकता है। तो लिहाजा यूनाइटेड हॉलैंड ने भी मारिया थेरेसा का साथ देना मुनासिब समझा। कई स्थानों में साहब लड़ाइयां हुई। समय की कमी के कारण मैं आपके सामने उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अंततः 1748 में एक्स-ला-शैपेल की संधि हुई। आज ये शहर जर्मनी के पश्चिमोत्तर भाग में बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर के पास वाले हिस्से में स्थित है। और अब इसको एक्स-ला-शैपेल नहीं कहते हैं, इसका नाम है आकेन। तो आप नक्शे में देखेंगे तो जो स्थिति मैंने बताई है, बेल्जियम और नीदरलैंड बॉर्डर के पास वाले स्थित में जर्मनी में आकेन नामक की जगह है, वहां पर यह संधि हुई। यहां से एक बहुत सुंदर नदी बहती है साहब, जिसका नाम है वो रूर नदी से जाकर के मिलती है और सब नॉर्थ सी में जाकर के मिलते हैं। तो पीस ऑफ एक्स-ला-शैपेल के तहत क्या हुआ? पहला, मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया के एम्प्रेस मान लिया गया और इसी के साथ साथ डचेस ऑफ लॉरेन, ग्रैंड डचेस ऑफ टस्कनी, ये भी उनको दे दिए गए और जो बाकी जो उनके छोटे राज्य थे वो भी उनको मिल गए। उनके पतिदेव फ्रांसिस ऑफ लॉरेन को होली रोमन एम्परर घोषित किया गया। किंतु ऑस्ट्रिया को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा, वो था सिलीशिया। फ्रेडरिक द ग्रेट की जो मंशा थी कि सिलीशिया को वो ब्रिंडनबर्ग प्रशा के कब्जे में ले लें, वो उनकी सफल हुई और सिलीशिया फ्रेडरिक द ग्रेट को मिला। ऑस्ट्रिया को उससे हाथ धोना पड़ा। फ्रांस को कुछ नहीं मिला, यहां तक कि भारत में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर जो कब्जा किया था उसको भी इस संधि के तहत ग्रेट ब्रिटेन को वापस लौटाना पड़ा, जो कि फ्रेंच गवर्नर फ्रांकोइस डुप्ले के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन चूंकि तय हो गया एक्स-ला-शैपेल में कि आपको मद्रास लौटाना है, तो मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस लौटा लिया गया। हाँ, फ्रांस की एक छोटा सा द्वीप था नॉर्थ अटलांटिक में, मैं कहूंगा ईस्टर्न कनाडा में, न्यू फाउंडलैंड से थोड़ा सा नीचे, केप ब्रिटेन। आप नक्शे में देखेंगे तो केप ब्रिटेन के पास मिलेगा लुइसबर्ग। तो लुइसबर्ग वापस फ्रांस को दे दिया गया। आज की तारीख में आप देखेंगे नोवा स्कोटिया, वहीं पर आपको मिलेगा लुइसबर्ग। इसी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के दौरान
सन 1740-48 में ही, सन 1746 से लेकर 1748 तक दक्षिण भारत में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर चला था, जो कि लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की कंपनी फॉर ईस्टर्न ट्रेड। आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी। इनको चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने दे दिया था और इसके 4-5 साल बाद ही फ्रांस ने भी एक कंपनी स्थापित कर दी थी, तो जिसका नाम था कंपनी फॉर ईस्टर्न ट्रेड। कर्नाटिक वॉर में जो कुछ हासिल हुआ था और जो कुछ नुकसान हुआ था वो सब रिस्टोर कर दिया गया एक्सला चैपल में, यूरोप की पीस में। ये जो कर्नाटिक वॉर हुए थे इसमें साहब एक बात हुई, एक तो डुप्लेस साहब का झटका मिलने शुरू हो गया और दूसरी बात क्या हुई, रॉबर्ट क्लाइव का अभ्युदय। रॉबर्ट क्लाइव छोटी सी उम्र का था, 23 साल की उम्र का था और उसने सीज ऑफ मद्रास में और दूसरी जो भी लड़ाइयां लड़ी थी उसमें उसने बहुत ही काबिल तरह से अपना योगदान किया था। बात को आप जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वो फाउंडर ऑफ इंग्लिश स्टेट बन गए इंडिया में। हालांकि उनको बहुत दर्दनाक मृत्यु से गुजरना पड़ा अपने 49 साल की उम्र में सन 1774 में, और कहते हैं उन्होंने चाकू से अपना गला खुद ही काट डाला। इसी दौरान जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो लड़ाइयां लड़ी गई थी और स्पेन के साथ लड़ाइयां लड़ी गई थी उनको किंग जॉर्जेस वॉर भी कहते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेनकिंस ईयर्स वॉर का नाम भी इनको दिया गया। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया साहब, एक कैप्टन जेनकिंस हुआ करते थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, और वो ट्रेडिंग करते थे अपना ओवरसीज में। उनके जहाज को तथाकथित रूप से स्पेनियर्ड्स ने घेर लिया और लूट लिया, और इस लूट के दौरान जो कैप्टन जेनकिंस थे उनका कान कट गया और कान का कटा हुआ हिस्सा भी इनके जहाज में गिर गया। कैप्टन जेनकिंस ने वो कान का हिस्सा उठा लिया और एक बॉक्स में रख दिया और उसको घुमाया लंदन की सड़कों पर और लोगों से कहा कि देखिए स्पेन हमको व्यापार नहीं करने दे रहा है, स्पेनियार्ड्स हमारे जहाजों को लूट रहे हैं, लिहाजा स्पेन के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड की जनता पहले से ही स्पेन के खिलाफ हुआ करती थी और अब तो एकदम खिलाफ हो गई और ये जंग शुरू हो गई जो मैंने आपसे बता रहा हूं कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 से लेकर 1748 तक हुई। इसी के दौरान ये जेनकिंस ईयर्स वॉर भी लड़ी गई ईस्ट इंडीज में और साथ में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब देखिए युद्ध में किसको क्या हासिल हुआ। हर एक युद्ध की समाप्ति एक पीस एग्रीमेंट से होती है। पहले पीस को भंग किया जाता है, फिर लड़ाई लड़ी जाती है, फिर आखिर में पीस को रीएस्टैब्लिश किया जाता है। ये युद्धों की दास्तान है। लेकिन किसको क्या मिला? हाँ, अभूतपूर्व जनहानि हुई। कहते हैं साहब कि इस युद्ध में लगभग 6 लाख से 13 लाख तक लोग मारे गए, जिनमें से 1.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक शायद फौजी थे, सिपाही थे। स्पष्ट सूचना किसी के पास भी नहीं है, किसी ने आवश्यकता भी नहीं समझी कि कितने लोग मारे गए। सूचना तो केवल इसकी प्राप्त करनी थी, तय केवल इतना करना था कि किसको, किस राज्य को, किस शासक को क्या मिला। आम जनता की किसी को परवाह नहीं थी। तो मित्रों, ऐसा था यूरोप किसी जमाने का। जनता केवल युद्ध की विभीषिका झेलती थी, अपनी जान न्यौछावर करती थी और राज्य शासक करते थे। लेकिन आज पूरा यूरोप डेमोक्रेटिक है, पूरा यूरोप एक सेकुलर प्रिंसिपल्स पर चलता है और एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे की बॉर्डर्स का सम्मान करता है, सीमाओं का सम्मान करता है और एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा भी करता है यूरोपियन यूनियन के रूप में। मित्रों, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा भाग 4 में, जिसमें कि मैं आपको अवगत कराऊंगा 7 इयर्स वॉर से और संक्षेप में नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में भी, क्योंकि मेरा उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप से चीजों को जोड़ करके देखना है। पृथक से यूरोप के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तब
तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।